आज का टॉपिक है अन्योन्य प्रेरण। इसको इंग्लिश में कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोग जब स्वप्रेरण पढ़ रहे थे तब उसमें हम लोग एक कुंडली के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो उससे क्या होती है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से होता है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे क्या होती है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। तो जिस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है उसे हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन होते रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P प्राथमिक कुंडली और यहाँ पर S द्वितीयक कुंडली, प्राइमरी और सेकेंडरी दो कुंडली ले लेते हैं। अब ये जो हमारा प्राथमिक कुंडली है इसके साथ एक परिवर्ती प्रतिरोध RH और एक बैटरी B और कुंजी K जोड़ देते हैं। ठीक, कौन से क्रम में जुड़ा है, ये श्रेणी क्रम में। और कुंडली S के साथ हम लोग एक धारामापी जोड़ देते हैं। अब जब हम लोग कुंजी के प्लग को लगाते हैं तो कुंडली P में क्या होती है, प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है, जिससे इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि धारा के मान को अधिकतम मान तक स्थापित करने में क्या लगता है, कुछ समय लगता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होने लगती है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिससे धारामापी में क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेप होता है। तो जब कुंडली P में बहने वाली धारा अधिकतम होकर नियत हो जाती है तो कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी नियत हो जाता है, अतः उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा का मान शून्य हो जाता है। फलस्वरूप धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता। अब कुंजी K के प्लग को क्या करते हैं, लगा देते, पहले लगाए थे अब निकाल देते हैं, तो कुंडली P में बहने वाली धारा का मान अधिकतम से शून्य हो जाता है, अतः कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम से शून्य हो जाता है, अर्थात कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कमी आ जाती है। फलस्वरूप S में प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होती है, धारामापी में विक्षेप तो होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है। अब कुंजी के प्लग को लगाकर धारा नियंत्रक RH की सहायता से कुंडली P में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, जिससे पास रखी दूसरी कुंडली S से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है और इसी परिघटना को कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व, या इसको कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसको इंग्लिश में कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस।
इसका फिर हम लोग स्वप्रेरण की भांति इसका भी दो डेफिनेशन निकलेगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग पहली परिभाषा देखते हैं। मान लेते हैं जो प्राथमिक कुंडली है उसमें बहने वाली धारा I1 है। तो जब हम लोग प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली से क्या होती है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो द्वितीय कुंडली का हम लोग चुंबकीय फ्लक्स मान लेते हैं φ2 है। यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2, जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं N2 हो, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या क्या होगी हमारी N2 φ2। ये क्या होगी, फ्लक्स बंधता की संख्या। अब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या है I1, तो इसके क्या होगी, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। तो N2 φ2 इक्वल क्या हो जाएगा, Mi1। m क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग दोनों कुंडली के मध्य कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। और यहाँ पर से हमारा m का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, N2 φ2 अपॉन I1। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और ये है 1। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में क्या करते हैं, I1 इक्वल टू 1 एम्पियर एकांक धारा लेते हैं। तो उस स्थिति में हमको m इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, इक्वेशन नंबर 2 से N2 φ2। तो यहाँ पर से इसका हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व का डेफिनेशन क्या निकलता है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये था इसका पहला परिभाषा। अब देखेंगे हम लोग दूसरा परिभाषा, और दूसरा परिभाषा हम लोग निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेरण के नियम से। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स क्या है, φ2। तो परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे -N2। और माइनस क्यों लगाते हैं ये भी हमको पता है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या करता है, विरोध करता है। अब इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, E इक्वल टू -D, और कोष्टक में क्या लिख देंगे हम लोग, N2 φ2 अपॉन dt। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं 1 से हम लोग N2 φ2 के जगह क्या लिख सकते हैं, Mi1। तो यहाँ पर से E इक्वल टू क्या हो जाएगा, -D अपॉन dt, और N2 φ2 के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, Mi1। अब इसके बाद क्या होगा, m कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो -m और di1 अपॉन dt। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या मानते हैं, ये जो di1 अपॉन dt है इसके जगह 1 एम्पियर 1 मान लेते हैं। तो हमको E इक्वल टू संख्यात्मक मान क्या प्राप्त होता है, m। तो यहाँ पर से इसका अन्योन्य प्रेरकत्व का दूसरा डेफिनेशन क्या निकलता है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व आंकिक रूप से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। अब इस स्वप्रेरण की भांति अन्योन्य प्रेरण का भी जो मात्रक है वो होता है हेनरी, और इसका संकेत होता है कैपिटल H। अब यहाँ पर से ये जो हमारा फॉर्मूला है E इक्वल टू MDI1 अपॉन dt, इससे हम लोग क्या करते हैं, m इक्वल टू निकालेंगे तो हमको m इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, E अपॉन DI1 अपॉन dt। और E क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट में। तो इसको मान लेते हैं वोल्ट, ये क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। धारा का मात्रक 1 एम्पियर, इसको मान लिए 1 एम्पियर, और अपॉन सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, प्रति
सेकेंड। तो इस प्रकार से हमारा 1 हेनरी इक्वल टू क्या निकलता है, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर से 1 हेनरी का डेफिनेशन क्या होगा कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकेंड होने पर जो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो तो दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। और ये जो हमारा अन्योन्य प्रेरण है ये भी कौन सी राशि है, ये स्केलर राशि है, एक अदिश राशि है। और इसका भी जो विमी सूत्र है वो स्वप्रेरण की विमी सूत्र जैसे इसका विमी सूत्र होता है ml² T-2 A-2। इसी फॉर्मूले से इसका विमी सूत्र निकाले हैं। तो इस प्रकार से अन्योन्य प्रेरण का डेफिनेशन, अन्योन्य प्रेरण का प्रायोगिक प्रदर्शन और अन्योन्य प्रेरकत्व और या फिर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का ये दोनों डेफिनेशन, यहाँ पर से 1 हेनरी का डेफिनेशन, अन्योन्य प्रेरण का मात्रक, विमी सूत्र, ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 2 लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ पर हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडली का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर परिनालिका भी क्या लगेगी, 2 लगेगी। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना ये एक परिनालिका है S1 और ये दूसरी परिनालिका है H2। और जो क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर S1 और H2 समान लंबाई L की 2 लंबी समाक्षी परिनालिकाएं हैं। परिनालिका S1 परिनालिका S2 से क्या है, पूर्णतः घिरी हुई है। मान लेते हैं परिनालिका S1 में फेरों की संख्या N1 और क्या बोलते हैं, परिनालिका H2 में फेरों की संख्या N2 है और इसके प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या N1 और H2 के लिए N2 है। तब यहाँ पर से हम लोग N1 इक्वल टू क्या निकालेंगे, N1 अपॉन L। उसी प्रकार से N2 इक्वल टू क्या निकलेगा, N2 अपॉन L। अब उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे S1 के सापेक्ष H2 का अन्योन्य प्रेरकत्व। इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व को M से और S1 के सापेक्ष H2 का है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे M21 का अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यदि परिनालिका S1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 हो तो इसके अंदर, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं S1 के लिए, इसलिए B1 ले लेते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0 Ni। तो परिनालिका S1 के लिए है तो यहाँ पर N1 हो जाएगा और I1 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, N1 का मान रख देंगे तो हमको B1 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, μ0 N1 अपॉन L इंटू I1 इतना प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो परिनालिकाएं हैं वो घनिष्ठ रूप से क्या है, घिरी हुई है, अतः परिनालिका H2 के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 होगा, क्योंकि H2 क्या है, S1 से घिरी हुई है। तो S1 का जब चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो परिनालिका H2 का चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, B1 होगा। तो उस स्थिति में परिनालिका H2 से के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिनालिका H2 के लिए है, तो H2 के लिए क्या हो जाएगा, φ2। और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो S1 से घिरी हुई है तो B1 इंटू A, जहाँ पर A क्या है, प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है। अब समीकरण नंबर 1 से B1 का यहाँ पर मान रख देंगे तो μ0 N1 अपॉन L इंटू I1 और यहाँ पर A, ठीक, और इतना इंटू क्या हो जाएगा, A इतना निकल जाएगा। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व के फॉर्मूले का। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू
N2 phi2 अपॉन धारा I1, और यहाँ पर m की जगह क्या लिखेंगे, M2 1। अब यहाँ पर से हम लोग phi2 का ये वाला मान रख देंगे, तो हमको M21 इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले तो N2 अपॉन I1, और phi2 का मान क्या है, μ0 N1 I1 A अपॉन L, इतना phi2 का मान है। ठीक, अब यहाँ पर से I1 और I1 कट जाएगा, तो हमारे पास M21 इक्वल टू क्या निकलेगा, मान μ0 N1 N2 A अपॉन L, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे निकालेंगे H2 के सापेक्ष S1 अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे M12 से। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि परिनालिका क्या है, H2 है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I2 है, और उसके अंदर यदि चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, B2 हो, परिनालिका H2 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, B2 हो, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारा, μ0 N2 I2। अब यहाँ पर से N2 का मान रख देंगे, तो हमारे पास B2 का मान क्या निकलेगा, μ0 N2 अपॉन L इंटू I2, इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब दोनों परिनालिकाएं क्या है, घनिष्ठ रूप से घिरी हुई है, अतः परिनालिका S1 के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, B2 होगी। तो परिनालिका S1 के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर phi1 इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, B2 इंटू A। यहाँ पर से B2 का मान रख देंगे, तो B2 का मान क्या हो जाएगा, phi1 इक्वल टू μ0 N2 L इंटू I2, B2 का मान इंटू क्या है, A। अब इसके बाद अन्योन्य प्रेरकत्व का डेफिनेशन लगाएंगे, तो M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर N1 phi1 अपॉन I2। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, हम लोग phi1 का मान रख देंगे, तो M12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर N1 अपॉन I2, और phi2 का मान क्या है, μ0 N2 I2 अपॉन L इंटू A, इतना मान निकलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर से I2 कट जाएगा, और M12 इक्वल टू क्या निकलेगा हमारे पास, μ0 N1 N2 A अपॉन L, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो देखिए S1 के सापेक्ष H2 का अन्योन्य प्रेरकत्व और H2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य प्रेरकत्व, M21 और M12 दोनों का फार्मूला हमारा क्या निकला है, सेम निकला है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, M21 इक्वल टू M12, मतलब दो लंबी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व वही रहता है चाहे विद्युत धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित की जाए। इस प्रकार दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का हमारा फॉर्मूला क्या निकला है, M इक्वल टू μ0 N1 N2 A अपॉन L। ठीक, अब यदि मान लेते हैं दोनों परिनालिकाओं के मध्य क्या हो, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता की लौह चुंबकी क्रोट रखी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, μ0 के साथ म्यू आर का इंटू हो जाता है। तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, म्यू आर μ0 के जगह म्यू N1 N2 A अपॉन L, तो ये क्या है, म्यू क्रोट की चुंबकशीलता है। तो इस प्रकार से दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का ये व्यंजक है। ठीक, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व।
ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 वृत्ताकार कुंडली बनाते हैं। यहाँ पर P और Q 2 समतल वृत्ताकार कुंडली हैं जो क्या है, एक दूसरे से समाक्षी रखी हुई है। मान लेते हैं ये जो प्राथमिक कुंडली P में फेरों की संख्या N1 और इसकी जो त्रिज्या है ये R1 है, और जो द्वितीय कुंडली क्या है, S है। तो द्वितीय कुंडली में हमारा जो फेरों की संख्या है वो N2 है और उसकी जो त्रिज्या है वो R2 है। यदि प्राथमिक कुंडली P में प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, B = μ0 N1 I/2R1। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो प्राथमिक कुंडली है उसके साथ क्या क्या जुड़ा होता है, एक बैटरी प्लस माइनस और कुंजी, ठीक, और क्या जुड़ा होता है, परिवर्ती प्रतिरोध RH, और द्वितीय कुंडली के साथ क्या जुड़ा होता है, धारामापी G। तो इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। यदि इस क्षेत्र को द्वितीय कुंडली जो S के संपूर्ण तल पर एक समान मान लिया जाए तो द्वितीय कुंडली S से प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को φB से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है B × A। अब यहाँ पर से B का मान रख देंगे तो φB = क्या हो जाएगा, μ0 N1 I/2R1, और वृत्त का क्षेत्रफल A उसका मान क्या होगा, πr²। लेकिन क्या है यहाँ पर, द्वितीय कुंडली S के संपूर्ण तल मतलब द्वितीय कुंडली S के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2। तो यहाँ पर से फॉर्मूला लगाएंगे अन्योन्य प्रेरकत्व का। M = क्या फॉर्मूला होता है, N2 φB/I। तो यहाँ पर से M = N2/I, φB का मान यहाँ पर से रख देंगे तो क्या है, μ0 N1 I/2R1 × πr²। अब इसको सॉल्व करेंगे, I और I कट जाएगा तो M = हमको क्या प्राप्त होगा, μ0 N1 N2/2R1 × πr²। अब यदि दोनों कुंडलियों के मध्य आपेक्षिक चुंबकशीलता μr का क्रोध हो तो यहाँ पर μr का क्या हो जाता है, इंटू हो जाता है। अब उसके बाद μr का इंटू होता है तो μr और μ0 के जगह हम लोग लिख देते हैं μ N1 N2 πr²/2R1। तो ये क्या है, 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक है। तो इस प्रकार से आगे आप लोग को स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर याद होना चाहिए।